नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके में। मैं विपिन कुमार, जो आपको राज्य व्यवस्था और संविधान में गाइड कर रहा था। जिन विभिन्न पहलुओं पर हम पिछले कुछ दिनों में चर्चा कर आए हैं, उन्हीं पहलुओं को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा परिचर्चा को आगे शुरू करते हैं। और जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि हम जानेंगे कि संविधान कब, क्यों, कैसे और सफल और असफल संविधान, दूसरे देशों के संविधान को भी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यही कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम आज मुख्यतः 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा पहलू होगा सफल व असफल संविधान। सेकंड होगा हमारा संविधान का स्वरूप कैसा हो। तीसरा होगा संविधान का वर्गीकरण। तो आज मुख्यतः हम इन्हीं तीनों बातों पर चर्चा करेंगे कि सफल व असफल संविधान कैसे होते हैं, वर्तमान में हम इन्हें कैसे देख सकते हैं, संविधान का स्वरूप कैसा हो, इसमें हम विभिन्न डायमेंशंस को देखेंगे, और संविधान का वर्गीकरण कैसे हो, इसका भी हम एक समग्र तौर पर विश्लेषण करेंगे संक्षिप्त परिचय में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सफल व असफल संविधान। देखो बच्चों, सफल और असफल संविधान ये कैसे निर्धारण होगा कि कोई संविधान सफल है या असफल संविधान है। इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी ब्रीफ में चर्चा करूं आपके सामने, जो सफल संविधान होते हैं वह संविधान होते हैं जिस देश ने एक लंबी स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ी हो, या फिर उस देश में या उस क्षेत्र में विभिन्न असमानताएं बहुत ही व्यापक तरीके से मौजूद हो, तो वहां पर जो संविधान बनकर आता है, या वहां पर संविधान का जब उन असमानताओं, नस्लीय भेदभाव और अन्य किन्हीं कारणों के बाद जिस संविधान का अभ्युदय होता है या संविधान बनकर आता है, उसे ही हम सफल संविधान की संज्ञा देते हैं। असफल संविधान वह संविधान होता है जिस संविधान को कोई एक राजा अपने नियमों के अनुसार बना देता है और उसे जनता पर थोप दिया जाता है, और जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और होता क्या है कि एक समय के बाद वह संविधान अपना अस्तित्व खोने लगता है, और इसी कारण उस संविधान को हम असफल संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं सफल संविधान की बात करूं, तो सफल संविधान में हम अगर यूएसए की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, और अपने देश भारत की बात करें, तो ये जो संविधान माने जाते हैं, ये संविधान कहीं ना कहीं सफल संविधानों की कैटेगरी में या श्रेणी में ये माने जाते हैं। और जो असफल संविधान है, इसका मैं एग्जांपल नेपाल का संविधान क्यों असफल संविधान कहा गया, इसकी चर्चा हम करेंगे, और इससे भी मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल का संविधान असफल संविधान क्यों हुआ। लेकिन सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका और यूएसए, इन तीनों संविधानों को क्यों सफल संविधानों का दर्जा दिया गया। सर्वप्रथम मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा कि यूएसए का संविधान जो था, एक लंबे समय के बाद
लंबे समय के बाद जुलाई 1776 में लागू हुआ। जिस तरह भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, यह ब्रिटेन है, उपनिवेश। जिस तरह भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी तरह यूएसए भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। और उपनिवेश होने के कारण यूएसए के लोगों को यह महसूस हुआ कि क्यों ना हमें इस उपनिवेशवादी सत्ता से छुटकारा चाहिए। और वो छुटकारा कब मिल सकता था? जब वहां पर अपनी सरकार हो, अपनी राज्य व्यवस्था हो, अपने नियम कानून हो और अपनी ही शक्ति हो। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यूएसए ने एक लंबे संघर्ष के बाद जुलाई 1776 में अपने संविधान को रूप प्रदान किया और जो जुलाई 1776 में लागू हुआ। दूसरा, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी दोस्तों यही स्थिति रही कि यहां पर भी नस्लीय भेदभाव चरम सीमा पर थे। और इन नस्लीय भेदभाव और असमानता को जब समाप्त किया गया और वहां पर एक नए नियम कानून बनाए गए, हर वर्ग के लोगों के हितों को सुरक्षित किया गया। तो वहां पर भी यानी साउथ अफ्रीका में भी एक सफल संविधान का अभ्युदय हुआ। ठीक है। तीसरा हम समझते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, यूएसए के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में और भारत के बारे में। अब बात करते हैं भारत की। इसको आप सबसे सरल तरीके से और सबसे सरल भाषा में आप भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। इसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हैं। भारत का संविधान। बच्चों, भारत का संविधान आज वर्तमान समय तक, जब से देश आजाद हुआ है, एक सफल संविधान की कैटेगरी में या श्रेणी में अपना स्थान पुख्ता करता है, मजबूत करता है। इसके कई सारे आयाम हैं, इसके कई सारे डायमेंशन हैं, इसके कई सारे चरण हैं। उन्हें तो खैर हम जब भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उन्हें विस्तृत तौर से हम समझेंगे। लेकिन अगर भारत के संविधान की बात करें तो बच्चों, ब्रिटेन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि भारत देश ब्रिटेन का उपनिवेश लगभग 350 सालों तक रहा। 350 सालों तक रहा। और इन 350 सालों के बाद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यों के द्वारा एक मजबूत संविधान की रचना की। सफर स्टार्ट होता है 1650। यहां से हम लगभग 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और हमारे संविधान बनने का जो कार्य था वो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक चला। यानी लगभग 3 साल का समय लगा हमारे संविधान को बनने में। और आप ये देख सकते हैं कि
हमारे संविधान के निर्माण में न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका रही, बल्कि जो संविधान के सदस्य थे, संविधान सभा के संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्हें जनता का अपार समर्थन था। इस बात को आप इससे भी महसूस कर सकते हैं कि जिस संविधान को उन्होंने अधिनियमित किया, हमें दिया बनाकर, उस संविधान को न सिर्फ हमारी जनता के द्वारा स्वीकार किया गया, बल्कि आज वर्तमान समय तक हम उस संविधान को अपना एक आदर्श के रूप में भी मानते हैं। तो आप देख सकते हैं यही है सफल संविधान। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें असफल संविधान की, तो असफल संविधान में मैं आपको बताऊं नेपाल का संविधान। नेपाल का संविधान भी आप जानते भी होंगे, नेपाल किसी भी देश का उपनिवेश नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहां पर राजा का शासन था और 1948 से संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अगर इन्हें मैं कैटेगराइज करूं तो 1951, 1952, 1958 और लगभग 1990। यह वो दौर है बच्चों जब नेपाल में लोकतांत्रिक जरूरतें महसूस की गई और बहुदलीय पार्टियों का उदय हुआ और बहुदलीय पार्टियों ने यह कहा कि हम राजा के कानून नहीं मानेंगे, हमें अपने कानून चाहिए, हमें एक डेमोक्रेटिक कानून चाहिए जहां पर सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके, हमें एक ऐसा संविधान चाहिए। और यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन इस पर ब्रेक लग जाता है आकर 2002 में। यहां पर होता क्या है कि राजा के द्वारा सभी शक्ति अपने हाथों में ले ली जाती है, यानी जो राजा कहेगा वही सही होगा। ठीक है बच्चों। और इसके बाद राजा की जब सभी शक्ति इसके अपने हाथों में आ गई तो नेपाल में कहीं ना कहीं असंतोष उपजने लगा और वहां की जो बहुदलीय व्यवस्था थी उसमें एक ऐसी भावना का विकास हुआ जिसने राजा की स्वीकार्यता को चुनौती दे डाली। और अंततः 2015 में, आज वर्तमान समय ही लगता है, 2015 में नेपाल का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो ये थी सफल संविधान और असफल संविधान की कहानी। आप इसे देख सकते हैं। दूसरे फेसेट की हमने, आप इसे समझ में थोड़ा समझे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। देखो बच्चों, दूसरा फेसेट मैंने लिखा था संविधान का स्वरूप कैसा हो। इसे हम तीन चीजों में समझेंगे, यानी इसकी हम तीन पहलू समझते हैं। सबसे पहला पहलू है संविधान संतुलित है या असंतुलित। दूसरा पहलू है इसका संविधान
चेक एंड बैलेंस पर आधारित होना चाहिए। तीसरा डायमेंशन है शक्तियों का पृथकीकरण भी बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से होना चाहिए। संविधान का स्वरूप कैसा हो, तो आपके सामने संविधान संतुलित है या असंतुलित, संविधान चेक एंड बैलेंस पर आधारित होना चाहिए और शक्तियों का पृथकीकरण सुस्पष्ट होना चाहिए। अब इसे भी हम वन बाय वन करके समझते हैं कि संविधान संतुलित है या असंतुलित कैसे हो सकता है। संविधान चेक एंड बैलेंस पर आधारित होना चाहिए तो कैसे होगा, और ये शक्तियों की पृथक्करण की बात क्या करता है, कौन सी शक्तियां ऐसी होनी चाहिए जिनकी संविधान शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है, यानी ये संविधान के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला, संविधान संतुलित या असंतुलित। देखो दोस्तों, इसके बारे में आप अच्छे से अगर समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई समाज है और उसमें दो वर्ग के लोग रहते हैं, वर्ग ए और वर्ग बी। अगर वर्ग संविधान ने कुछ ऐसे नियम कानूनों को परिभाषित किया और ऐसे कुछ नियम कानून हमें बताए कि वो वर्ग ए के हितों को सुरक्षित रखते हैं और वर्ग बी के हितों को सुरक्षित नहीं रखते, तो क्या होगा, इन वर्ग बी के लोगों के पास इस संविधान को ऐसे समझ सकते हैं, ये संविधान है, यहां पर ये वर्ग ए के लोग हैं और ये वर्ग बी के लोग हैं, तो इस संविधान ने इस वर्ग ए के लोगों के हितों को संरक्षण की बात की, लेकिन इस संविधान में, ये जो संविधान है, इस संविधान ने वर्ग बी के लोगों के हितों की बारे में कोई बातें नहीं की। तो इस वर्ग बी के लोगों के पास इस संविधान को मानने का कोई भी लक्ष्य नहीं होगा, कोई भी वो अपेक्षा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वो इस संविधान को कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके हितों को इस संविधान में कोई भी बातें नहीं की गई है। आई होप समझ आया होगा। लेकिन आप यहां से समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, ये संविधान है और यहां पर वर्ग ए है और यहां पर वर्ग बी है, तो यदि संविधान ने इस वर्ग ए के लोगों के लिए जो प्रोविजन किए वो इनके हितों को सुरक्षित करते हैं, बट बी वर्ग के जो लोग हैं इनके हितों को सुरक्षित नहीं करते, तो बी वर्ग के लोग जो होंगे इस संविधान को मानेंगे नहीं, यानी इनके दिल में, इनके अंदर इस संविधान को लेकर कोई भी अच्छा विश्वास, इस संविधान को मानने का कोई भी अच्छा कारण नहीं होगा और इस संविधान की ये अवहेलना करते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं जब संविधान के निर्माता या संविधान जब बनाया जाता है तो उसे इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वर्ग ए और वर्ग बी, जो स्टार्टिंग की क्लास याद करो, जिन बच्चों ने नहीं देखी हो तो स्टार्टिंग से जरूर देखें, क्योंकि मैं राज्य व्यवस्था और संविधान आपको बिल्कुल इंटरकनेक्टिंग तरीके से बताऊंगा, जो एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई होंगी और आपको कभी भी जीवन में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो डेट्स हो, चाहे वो सन्स हो, क्योंकि आजकल बच्चे रट रट कर थक गए हैं। कितना रटेंगे, किताबें आती जा रही हैं, रट के बच्चों की ये हालत हो गई है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि इस डेट को याद रखें या उस डेट को याद रखें। तो बच्चों, दोस्तों, इस बात को हमेशा ख्याल रखना आप कि जब आप चीजों को इंटरलिंकिंग तरीके से पढ़ते हैं, उन्हें एक दूसरे के बीच अंतर संबंध स्थापित कर पढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी एक सही दिशा में जाती है और पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो आपकी कोशिश होती है वो सफलता की ओर जाती है, ना कि असफलता की ओर। खैर, आते हैं टॉपिक पर। तो मैं बात कर रहा था कि जब संविधान का जब निर्माण हो
तो इन दोनों वर्गों के हितों को सुरक्षित करने की बात की जाए। एक बात। अब बात आती है संविधान चेक एंड बैलेंस पर आधारित होना चाहिए। इसे समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा शक्तियों का पृथकीकरण। थोड़ा पानी पी लेता हूं। शक्तियों का पृथकीकरण। शक्तियों का देखो दोस्तों, आपको मैं बताऊं, अगर शक्तियों के पृथकीकरण की बात, इसे आप हमेशा जीवन में याद रखना। आगे वैसे मैं बात करूंगा कि यदि शक्तियों का पृथकीकरण की बात आए तो हमेशा ध्यान रखना न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इनके बीच शक्ति का पृथकीकरण होना चाहिए। आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, मैं इधर लिख देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं शक्तियों का पृथकीकरण। दूसरा यहां पर हम लिखेंगे जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहां पर आएगा विधायक। देखो, संविधान, अगर संविधान का स्वरूप बेहतर है तो संविधान हमेशा इन तीनों ऑर्गन के बीच, इन तीनों अंगों के बीच, क्योंकि सरकार के यह 3 अंग होते हैं। जब मैं आपको विधायिका पढ़ाऊंगा, केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका, वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, राज्य या सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू कराती है, वह न्यायपालिका कानून की जांच करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू कराती है और जुडिशरी कानून की जांच करती है। इसका मतलब यह हुआ, यदि कानून लोगों के हितों के लिए अच्छे नहीं हैं तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। न्यायपालिका का कार्य यही होता है, यानी न्याय करना, कानून के साथ भी न्याय करना, व्यक्तियों के साथ भी न्याय करना। और कार्यपालिका जिस कानून का इसने निर्माण कराया किया तो उसे कार्यपालिका क्या कराती है, विधायिका ने जिस कानून का निर्माण किया उसे कार्यपालिका क्या कराती है, लागू कराती है। तो अच्छे संविधान का जो स्वरूप होगा वो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच सेपरेशन होना चाहिए। यानी इन कानून, अगर विधायिका कानून का निर्माण कर रही है तो उसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, और इसी के साथ यदि इसने कोई गलत काम किया तो उस पर न्यायपालिका वॉचडॉग यानी नजर रखने का कार्य करती है। यहीं पर यदि कार्यपालिका कानून को लागू कराते समय लोगों की भावना को ध्यान में ना रखे, तब भी न्यायपालिका यहां पर नजर रखती है और देखती है कि कार्यपालिका कानून को जब लागू करा रही है क्या वो एक अच्छे तरीके को और जो सही तरीका है उसे अपना रही है या नहीं अपना रही है। तो यहीं पर यह काम जो है न्यायपालिका का यहां पर होता है।
तो आप इसे अच्छे से समझे होंगे। एक बार और बता देता हूं कि संविधान का अच्छा स्वरूप तब होगा यदि शक्तियों का पृथकीकरण इस प्रकार हो कि विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी तीनों के बीच शक्तियों का या पृथकीकरण सुस्पष्ट हो। लेकिन इन दोनों के ऊपर जुडिशरी अपनी नजर रखती है, यानी न्यायपालिका यह जांच करती है क्या जिस कानून का निर्माण विधायिका ने किया है वो विधि सम्मत है, यानी वो विधि के अनुसार है, और जिस अगर कानून विधायिका ने बना दिया और अब कार्यपालिका उसे लागू कराने के लिए जाती है, क्या लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए कार्यपालिका उस कानून को लागू करा रही है? इस बात की जांच भी हमारा न्यायपालिका करती है। दोस्तों यहीं से अवधारणा निकल कर आती है चेक एंड बैलेंस की, अवरोध और संतुलन की। अब यदि अगर विधायिका रिजिड हो जाए, कठोर हो जाए, कार्यपालिका कठोर हो जाए और न्यायपालिका कठोर हो जाए तो किसी भी देश की राज व्यवस्था चलने में बड़ी ही दिक्कत पैदा हो सकती है। उसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विघटन हो सकता है, क्योंकि जो कानून का निर्माण करेंगे वो अपने अनुरूप उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे, कार्यपालिका अपने रूप लागू कराने की कोशिश करेगी और न्यायपालिका उसमें अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी अनावश्यक तरीके से। तो न्यायपालिका को हमेशा कार्यपालिका और विधायिका पर नजर रखनी चाहिए और तभी हस्तक्षेप करना चाहिए यदि वह कानून लोगों की भावनाओं के अनुरूप न हो। इसे ही कहते हैं चेक एंड बैलेंस, अवरोध और संतुलन, यानी इनके बीच अगर चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस, यदि कार्यपालिका विधायिका ने कोई गलत कानून का निर्माण किया जो लोगों के भावनाओं के विरुद्ध है, उनके अधिकारों की वंचना करता है, कार्यपालिका ने कानून लगाते समय लोगों की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा, तो जुडिशरी क्या कर सकती है? उसमें अवरोध उत्पन्न कर सकती है। और बैलेंस, यदि न्यायपालिका को लगे कि कुछ हद तक हमें कार्यपालिका और विधायिका को छूट देनी चाहिए, तो फिर क्या करती है जुडिशरी? बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ क्या होता है, उस कानून को लागू कराने के लिए छूट प्रदान कर देती है। तो इसे ही कहते हैं चेक एंड बैलेंस। तो हमने संविधान का स्वरूप कैसा हो, हमने संविधान के स्वरूप, तीनों स्वरूपों को जाना। आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई या समस्या आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको कहां पर समस्या आई या दिक्कतें कहां आई। मैं कोशिश करूंगा अपनी अगली क्लास में इसे सॉर्ट आउट कर। थर्ड फेसेट हम पढ़ते हैं इसमें संविधान का वर्गीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट फेसेट पर हम। संविधान का वर्गीकरण। इसे हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। या तो संविधान लिखित होगा या अलिखित होगा। ऐसे लिखित अलिखित
दूसरा हम इसके ही अंतर्गत पढ़ेंगे लोकतांत्रिक संविधान और अलोकतांत्रिक संविधान। लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लोकतांत्रिक संविधान और अलोकतांत्रिक संविधान। वास्तव में जब आप लिखित संविधान और अलिखित संविधान को जान लोगे तो आप लोकतांत्रिक संविधान और अलोकतांत्रिक संविधान को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं अगर बात करूं, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर हम समझेंगे, उदाहरण भी समझेंगे और हम देखेंगे भी। लिखित संविधान का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो यूएसए, भारत, साउथ अफ्रीका, और अलिखित संविधान कहां पर लागू है, कहां पर है अभी, वो ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन देशों में कहीं ना कहीं अलिखित संविधान की अवधारणा व्याप्त है। अब हम कैटेगरी करते हैं कि लिखित और अलिखित संविधान में मूलतः फर्क क्या होता है। एक साइड लिखते हैं हम लिखित संविधान और दूसरी यहां पर लिखते हैं अलिखित संविधान। मैंने शुरू में आपको बताया था कि कोई भी यदि कोई संविधान है वह क्या होता है, औपचारिक दस्तावेज होता है। इसे क्या होती है, वैधानिकता प्राप्त होती है। तो जो लिखित संविधान होता है, ध्यान रखना दोस्तों, यह एक एकल दस्तावेज या औपचारिक दस्तावेज होता है। दूसरा, लिखित संविधान के लिए हमेशा संविधान सभा की जरूरत होती है। तीसरा, जहां पर भी लिखित संविधान होगा तो वहां पर राज व्यवस्था की जो प्रकृति होगी, या तो वो संघात्मक होगी या फिर वो अर्ध संघात्मक होगी। तो यानी राज व्यवस्था की प्रकृति या तो संघात्मक होगी या अर्ध संघात्मक होगी। चौथा, जहां पर भी लिखित संविधान होगा वह संविधान हमेशा अधिनियमित संविधान होगा। अभी समझाऊंगा, पहले लिख लीजिएगा, अधिनियमित। और लास्ट में जो मेन डिफरेंस इसमें जो लास्ट होगा, इसमें सभी प्रावधान कठोर व, इसे ऐसे लिखना, सभी प्रावधानों, सॉरी, लिखित संविधान में कठोर व लचीले
प्रावधानों का सम्मिश्रण होगा। तो ये चीज है। अब जैसे अगर मैं बात करूं एकल दस्तावेज, औपचारिक दस्तावेज, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान में जो बात होती है, यहां पर एकल दस्तावेज नहीं होता, यानी यह अनौपचारिक होता है। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान ये भी है और संविधान ये भी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि औपचारिक का मतलब है कि जैसे आपने अगर किसी को इनविटेशन दिया तो वो क्या हो जाता है, वो औपचारिक हो जाता है। यानी हमने क्या किया भाई, आपको लिखित रूप में दे दिया। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपने अगर किसी को शादी में इनवाइट किया तो आपने उसे फोन करके कहा कि भाई मैं कार्ड नहीं दे सकता तुझे, और मैं क्या करता हूं, आपको बाय फोन ही बोल देता हूं, या फिर उसके घर पर आकर आप कहेगा आगे। तो ये होता है अनौपचारिक। पर अब देखो, इनवाइट दोनों में किया, शासन प्रशासनिक व्यवस्था दोनों में है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इसमें फर्क और इसमें फर्क। तो कहीं ना कहीं इसकी जो महत्वता होगी वो ज्यादा होगी, और इसकी महत्वता कहीं ना कहीं इसके अपेक्षा कर कहीं ना कहीं कम हो सकती है। ऐसा अक्सर देखने में आता है। संविधान सभा की जरूरत, सेकंड पॉइंट। लिखित संविधान के लिए हमेशा संविधान सभा की जरूरत होती है, लेकिन अलिखित जो संविधान होता है वहां पर संविधान सभा की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान हमेशा होगा क्या कि संविधान कुछ कल्पनाएं कर ली जाएंगी और उन्हीं के आधार पर कह दिया जाएगा कि भाई ये हमारे नियम कानून हैं और इन्हें किसी में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, और हम इन्हें मान लेंगे कि यही संविधान है। तो इसके लिए क्या है, संविधान सभा की जरूरत नहीं होती। राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक या अर्ध संघात्मक। दोस्तों इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, इसे आप बेहतरी से समझ पाएंगे जब इससे नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा भारतीय संविधान, और वहां से आप गति पकड़ना, लेकिन फिर भी शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको ये समझ होनी चाहिए। इसके अनुरूप ही आप अपनी आगे की रणनीति तय कर सकते हैं, क्योंकि सवाल अक्सर यहां से पूछे जाते हैं, सवाल यहां से आते हैं, और आजकल सवाल समझ पर विकसित होकर आ रहे हैं, ना कि आप किसी गाइड बुक, ना कि आप किसी बुक्स में उन्हें एक लाइन में पढ़ के समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे गाइडेंस, एक अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है। खैर आते हैं टॉपिक पर। राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक और अर्ध संघात्मक। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति होती है वो हमेशा एकात्मक होती है, अधिनियमित होता है। यहां पर संविधान अधिनियमित नहीं होता, यहां पर संविधान अभ्युदित होता है। अभ्युदित होता है। और लिखित संविधान में कठोर और लचीले प्रावधानों का सम्मिश्रण होता है, लेकिन अलिखित संविधान में सभी प्रोविजन, सभी प्रावधान लचीले होते हैं। ये ध्यान रखना, लचीले होते हैं। अगर आपको लिखना समझ नहीं आया तो मैं फिर भी आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। लिखित संविधान जो होता है वह एक एकल दस्तावेज और औपचारिक दस्तावेज होता है। संविधान सभा की जरूरत होती है संविधान को निर्मित करने के लिए। राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक और अर्धसंघात्मक होगी, और यह एक अधिनियमित होता है। इसे आपने अगर कभी भारत की प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें अंतिम पंक्ति आप देखेंगे, हम आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अपने इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्म प्रमित करते हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं, जब मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो आपको इसका एलोबरेटिव तरीके से और उसका पूरा वर्णन मैं करूंगा। तो अधिनियमित का मतलब ये हुआ, और कठोर भी होंगे और लचीले भी होंगे। यानी संविधान की प्रकृति ऐसी होगी, आप उसे ये नहीं कह सकते कि हर दिन उसमें आप संशोधन करने लगे।
तो कहीं ना कहीं हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें इसे तो कठोर और लचीले का सम्मिश्रण है। लेकिन अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहां पर सभी जो प्रोविजन है वो कठोर है, ये आप समझ सकते हैं। और इसी के पैरेलल में आप इसे समझेंगे, इसी के लिखेंगे, यह एक अनौपचारिक दस्तावेज होता है, संविधान सभा की जरूरत नहीं होती, राज्य व्यवस्था की प्रकृति अर्धसंघात्मक और संघात्मक होगी, यहाँ पर एकात्मक होगी, यहाँ पर अधिनियमित होता है, यहाँ पर अभ्युदित होता है। यानी हमने जो कहा और आपने जो कहा और मान लिया, इसका मतलब हुआ अभ्युदित, मतलब आप लिखा नहीं, किसी लोगों के सामने आपने कहा नहीं, तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं अभ्युदय, यानी आपने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, इसी अभ्युदित हम कह सकते हैं। और सभी प्रावधान लचीले होते हैं, यानी विधायिका उनमें आसानी से फेरबदल कर सकती है। तो दोस्तों आज हमने मुख्यतः 3 पहलुओं पर चर्चा की। सबसे पहला था हमारा भारत का सफल और असफल संविधान, दूसरा था हमारा संविधान का स्वरूप कैसा हो, और तीसरा था हमारा संविधान का वर्गीकरण। अब यहां से हमारी अगली जर्नी स्टार्ट होगी और अब सीधा मूव करेंगे, क्योंकि इतना परिचय अगर आप संविधान के बारे में रखते हैं, आपको अगर संविधान के बारे में अगर आपने नियमित रूप से पिछली क्लासेस देखी हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन क्लासेस को जरूर देखें, क्योंकि आप जब उनके बीच अंतर संबंध स्थापित कर पाएंगे, इन ये 2 या 3 क्लास जो भी हुई हैं, तभी आप अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दे सकेंगे और आप सफलता की ओर जो आपकी कोशिश है उसे आप एक नया आयाम प्रदान कर सकेंगे। और इसी के बाद हम मूव करेंगे भारत के संविधान का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या जरूरत आन पड़ी, कैसे उसका विकास रहा। तो विभिन्न डायमेंशंस को, विभिन्न आयामों को हम जानेंगे, पहचानेंगे, और कल की क्लास से हम भारत के संविधान के बारे में एक विस्तृत चर्चा, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी परिचर्चा मैं कोशिश करूंगा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको जो भी इस क्लास के अंतर्गत पढ़ाया जाए, आपकी आने वाली परीक्षा में उसमें से कोई भी सवाल ऐसा ना हो जिसके लिए आपको दाएं बाएं किसी के नोट्स, किसी की गाइड, किसी की बुक पढ़नी पड़े। सभी मटेरियल आपको क्लास में उपलब्ध होगा। मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि आपको वो सारी चीज दे सकूं जिससे आप अपनी सफलता की ओर चलने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।